ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी चूकना चाहती है। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दिग्गज चेहरों को उतार दिया है गुजरात में। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के दौरे पर हैं। राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रहे हैं और जिस उग्र हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी गुजरात में कहीं कोई शक शुबा छोड़ना नहीं चाहती। चाहे कोई भी कोना क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसे केसरिया रंग रंगना ही चाहती है। जो हर विपत्ति के समय पलायन का रास्ता अपनाते हैं, वे लोग विकास की बात करेंगे। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात दूसरी क्या हो सकती है। विकास की बात वे लोग कर रहे हैं जो गुजरात में बाढ़ आने पर इटली और अमेरिका की यात्रा में निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया है। 80 में से 2 सांसद हैं। 2019 में वे 2 भी उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं रहेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी के 3 दिनों के दौरे के फौरन बाद अब बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका कद कुछ इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे सूबों में भी आजमा रही है। योगी आदित्यनाथ भी अपने आक्रामक अंदाज में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। विकास की बात वे लोग कर रहे हैं जो गुजरात में बाढ़ आने पर इटली और अमेरिका की यात्रा में निकलते हैं। विकास की बात गुजरात में वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार और लूटमार की एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दे करके पूरे देश को भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबोने का कार्य किया था। एक तरफ योगी कांग्रेस के 70 सालों के काम का हिसाब गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। योगी ने राहुल गांधी को न केवल विकास के मुद्दे पर घेरा, बल्कि कांग्रेस की हो रही हार के लिए भी उन्होंने राहुल को ही जिम्मेदार ठहराया। ये पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि अगर किसी चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी चले गए तो ये मान के चलिए कि हार की गारंटी तय है। ये हार तो तय है, लेकिन हार भी ऐसी करवाइए वो यादगार बने कांग्रेस के लिए। योगी आदित्यनाथ को बखूबी पता है कि गुजरात की जनता मोदी में महानायक देखती है, इसलिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति ट्रंप का जिक्र कर वो मोदी के कद का एहसास कराने से भी नहीं चूके। जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, मीडिया ने पूछा कि आखिर आप अमेरिका को कैसे लेकर के चलेंगे, कैसे विकास करेंगे, तो अमेरिका में चुनाव का मुद्दा था कि अमेरिका का विकास उसी रूप में होगा जैसे भारत के अंदर श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत का विकास करा रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे पर योगी की लोकप्रियता भी साफ नजर आ रही है। योगी को सुनने और देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन गुजरात पर 2 दिन के दौरे पर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ गौरव यात्रा के उस रथ पर सवार है। जगह जगह पर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के तौर पर यहाँ पर कैंपेनिंग करेंगे योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं कि गुजरात गौरव यात्रा रथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने गुजरात में आक्रामक प्रचार अभियान अभी से क्यों शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। सीएम के लिए मोदी जैसा बड़ा चेहरा पार्टी के पास नहीं है। पाटीदार समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा है। बीजेपी ने राज्य की 182 सीटों में से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और गुजरात चुनाव के नतीजे को सीधे सीधे मोदी की लोकप्रियता और 2019 से भी जोड़कर देखा जाएगा कि योगी जी ने पूरी यूपी को रोगी बना दिया है और अब जैसे जैसे वो पूरे देश में जाएंगे और ज्यादा नफरत और ज्यादा विभाजन का रोग और ज्यादा बंटवारे की भाषा, यही उनसे उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और मोदी दिवाली से ऐन पहले 16 अक्टूबर को अपने गृह सूबे में जा रहे हैं। वो खुद तो जनता को कई सारे गिफ्ट देंगे ही, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में वो गुजरात में बड़ी जीत का वादा भी लेना जरूर चाहेंगे। पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।
योगी आदित्यनाथ कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे जिससे कांग्रेस पर और खास करके कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आक्षेप करने का कोई मौका वो चूक सकें। लगातार योगी आदित्यनाथ बस एक ही बात कहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अमेठी को देखिए तो क्या आपको वहां गुजरात की तस्वीर दिखाई देती है? नहीं दिखती तो फिर गुजरात में बीजेपी को ही वोट कीजिए। न्यूज नेशन के संवाददाता पूरब पटेल से खास बातचीत की योगी आदित्यनाथ ने। गुजरात गौरव यात्रा पर हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे साथ उस रथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। योगी जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपके आने से फीकी पड़ी हुई इस गौरव यात्रा में जान आ गई। देखिए, मैं तो गुजरात के विकास की गौरव गाथा को जानने और उसका अनुसरण करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने की दिशा से यहाँ आया हूँ। गुजरात हमारे लिए प्रेरणा स्थली है। जनता का अपार उत्साह को देख कर के मैं कह सकता हूँ कि गुजरात की धरती से जो प्रेरणा प्राप्त हुई है विकास की और राष्ट्रवाद की, वह पूरा देश के अंदर फैलता जा रहा है। आज 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में जो शेष राज्य हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी। कांग्रेस खिसियाहट में बचकाना हरकतें कर रही हैं, बचकाना बयानबाजी कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के 14 वर्ष के शासन में यद्यपि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, आतंकवाद की जननी है, देश के अंदर नक्सलवाद, देश के अंदर अराजकता तुष्टीकरण की जननी कांग्रेस है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन थी यूपीए की और राहुल गांधी यूपीए के शहजादे के रूप में काम कर रहे थे, 14 वर्ष का यूपीए के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार का कार्यकाल केवल भ्रष्टाचार थल में ही नहीं हुआ, जल में भी हुआ, नभ में भी हुआ। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार और विदेशी बैंकों में रखा गया पैसा, इनके द्वारा अब बौखलाहट में इस प्रकार के अनलगढ़ टिप्पणियां की जा रही हैं। योगी जी, एक टिप्पणी उन्होंने और की थी आरएसएस और महिलाओं को लेकर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि राहुल गांधी की टिप्पणियां बचकाना हैं, समाज को, हिंदू समाज को अपमानित करने वाली हैं और ख़ासतौर पर आधी आबादी का अपमान करने जैसा है। किस तरह का माहौल देखते हैं गुजरात में, क्योंकि अमित शाह जी ने एक टारगेट दिया है 150 का, क्या लगता है इन बड़े बड़े आंदोलन के बीच 150 तक पहुंचना आसान रहेगा? मेरा मानना है अमित भाई ने जो कहा है उसके अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की यहाँ पर बनेगी। आखिरी सवाल सर, राम मंदिर के बारे में पूछूंगा, क्योंकि अभी तक बना नहीं और आपकी सरकार ने सरयू नदी के किनारे भगवान राम की विराट मूर्ति रखने का फैसला कर दिया, क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इस दृष्टि से हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में अद्भुत दीपावली का अद्भुत आयोजन होगा, इस दिशा से हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं और 18 को मैं स्वयं अयोध्या में रहूँगा। कि दीपावली के दिन वो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर खुद मौजूद रहेंगे। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 की सरकार ज़रूर बना लेगी। वलसाड़ से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि इन दिनों उपाध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी हमले का जवाब एक अलग अंदाज में ही देते हैं। आइए जरा उनका ताजा ट्वीट आपके सामने प्रदर्शित करें। उन्होंने लिखा है, भूख है तो सब्र करो, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेर बहस ये मुद्दा, और किस तरीके से उन्होंने दुष्यंत कुमार की कविता का जिक्र करते हुए इस पूरी बात को सामने रखा है। आप समझ जाइए कि आजकल राहुल गांधी बड़ी क्रिएटिव हो गए हैं अपने तमाम हमलों का जवाब देने। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पटाखा दुकान मालिकों की कोई भी बात नहीं सुनी। अब दिल्ली और एनसीआर में दीपावली के दिन पटाखों की गूंज नहीं सुनाई देगी। इस बार इसे आप साइलेंट दिवाली कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ना हो? आखिरकार क्यों जरूरी है कि हम पटाखों के साथ ही दीपावली मनाएं? क्या दीपावली
दियों का खेल नहीं है? क्या दिए आज हमारे हर रोशनी नहीं कर रहे जीवन के हर पहलू को? और ऐसे में आइए एक ऐसी दिवाली मनाते हैं जिसे हम कहें हरी दिवाली। क्या सूनी रहेगी आपकी दिवाली, कम सुनाई देगा बम पटाखों का शोर। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बिक्री को लेकर दिल्ली के कारोबारियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली एनसीआर में रात 11 बजे के बाद पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों की अपील ठुकरा दी। कोर्ट ने बिक्री पर रोक के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया। पटाखा कारोबारियों की कुछ घंटे बिक्री की इजाजत की मांग को भी अदालत ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भी हम किसी भी प्रकार से इस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, जिस पर हमने एजिटेट करा कि जो लाइसेंस 21 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद उन क्रैकर्स को रखना अपने लिए गैर कानूनी है। पटाखों पर बैन को न्यायपालिका ने प्रदूषण के खिलाफ एक जंग बताया है। You have proved that there are many other ways of celebrating Diwali also, and burning of crackers is not the only way. So, I don't know, some people may have felt bad about that, but let me tell you that there are many ways, and it is a festival when we meet each other, when we greet each other, when we exchange गिफ्ट्स एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापारियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। व्यापारियों की दलील है कि उन्होंने माल खरीद लिया है, अब उसका क्या होगा। आज हमारी सुनवाई थी, उसको भी खारिज कर दिया गया है। बताओ, एक दुकान के साथ 10-10 लड़के, 10-10 परिवार जुड़ा हुआ है। हम खुद रोड पे आ गए हैं, बताओ क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं। और बैन लगाना ही था तो पूरे एनसीआर में के अलावा पूरे हिंदुस्तान में लगाते ना, एक साथ लगाते। खाली एनसीआर को क्यों इन्होंने मारा है। उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। साफ है, प्रदूषण को लेकर इस बार कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद जहां सड़क पर कारोबारी नजर आ रहे हैं, तो वहीं से परंपराओं से जोड़कर सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। लोगों की जिंदगी से जुड़े फैसलों पर सियासत को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने गहरी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ए.के. सिकरी ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि पटाखों की बिक्री पर रोक के इस फैसले को भी कुछ लोग सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। वो खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर मामला प्रदूषण का है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बरतनी शुरू कर दी है और एक एक कर आतंकियों का साफा शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे कि आतंकवाद की कमर टूटती जा रही है। ऐसे में घुसपैठिए बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को अब पैसे की दरकार है और पैसे के लिए आतंकी अब नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। बैंक को लूटना, अलग अलग जगहों से लूट को अंजाम देना। ऐसा लगता है जैसे कि आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अब ये एक नया जरिया बन गया है। चेहरे पर नकाब, हाथों में हथियार और फिर मच गई अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां से आई ये तस्वीरें टेरर की कंगाली की दास्तान बताने के लिए काफ़ी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदुस्तान के शूरवीरों की सख्ती ने घाटी में आतंकियों को पाई पाई का मोहताज बना दिया है। न घाटी में छिपे उनके मददगार और न ही उन्हें आतंक की आग में झोंकने वाला पाकिस्तान उन्हें फंड मुहैया करा पा रहे हैं। और ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, बैंक की लूट। ये तस्वीरें 2 दिन में हुई 2 बैंक लूट की हैं। 12 अक्टूबर को पहले आतंकियों ने अनंतनाग में जम्मू कश्मीर बैंक से 5 लाख रुपए लूट लिए और फिर अगले ही दिन शोपियां में बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी तस्वीरों में बेशक एक ही आतंकी नजर आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 नकाबपोश शोपियां के रत्नीपोरा में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा पर आए और हथियार के दम पर 2 लाख रुपए कैश लूट ले गए। आतंकियों के खिलाफ सख्ती के बाद से ही कश्मीर घाटी में बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में आतंकियों ने करीब आधा दर्जन लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 31 जुलाई 2017 को अनंतनाग में जम्मू कश्मीर बैंक से 5 लाख रुपए लूटे गए, तो 3 मई को पुलवामा के ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 मई को आतंकियों ने कुलगाम में इसी बैंक में लूटपाट की, जबकि 1 मई को कुलगाम में नकदी वैन पर हमला किया गया। कश्मीर घाटी में जिस तरह आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उससे दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। आतंक की फंडिंग पर भी नकेल कसी जा चुकी है।
ऐसे में कश्मीर के आतंकी अब पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं और इसलिए वो बैंकों को अपना निशाना बना रहे हैं। साउथ कश्मीर में सभी बैंक्स और एटीएम्स के बाहर सिक्योरिटी को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत न जाने कितने सच और तथ्य अपने सीने में छुपाए बैठी है। पंचकुला की विशेष अदालत ने हनीप्रीत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस बीच पुलिस ने हनीप्रीत से कई अहम जानकारियां बरामद कर ली हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने डेरा की चेयरपर्सन विपाशना से कई घंटों तक पूछताछ की है। अब दोनों की बातों का मिलान किया जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये साजिश कैसे रची जा रही थी कि गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे हरियाणा में खून खराबा फैल गया है। सलाखों के पीछे बनेगी हनीप्रीत की दिवाली। पंचकुला कोर्ट ने 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अब अंबाला की जेल में रहेगी राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार। 9 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस दौरान पुलिस ने इस मामले की कई कड़ियां जोड़ ली हैं। सूत्रों की माने तो हिरासत में हनीप्रीत ने न केवल कई अहम खुलासे किए हैं बल्कि हिंसा की साजिश का आरोप भी कबूला है। हनीप्रीत का मोबाइल फोन भी हरियाणा पुलिस ने बरामद कर लिया है। हरियाणा पुलिस के कब्जे में हनीप्रीत की डायरी है जिसमें कई अहम बातों का खुलासा किया गया है। हनीप्रीत की डायरी में कई अहम नंबर मिले हैं जिससे पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। पुलिस रिमांड उसका फिनिश हो चुका है और 23 अक्टूबर की कोर्ट ने डेट लगाई है। 9 दिन की रिमांड खत्म होने पर हरियाणा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के सामने हनीप्रीत को पेश किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत की रिमांड नहीं मांगी। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हनीप्रीत पेशी के दौरान पंचकुला कोर्ट में फूट फूट कर रोई। उसने अदालत में हाथ जोड़कर जज साहब को कहा कि उसे जितना भी पता था वो सब सच सच पुलिस को बता चुकी है। देखिए, सारी मैं ये नहीं कि जी सारी की सारी जो भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जिसके लिए हमने कस्टोडियल इंटरोगेशन की मांग करी थी, तो काफ़ी हद तक कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हमारे केस के लिए बहुत हैं। इस बीच डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट मेंबर विपशियाना भी हरियाणा पुलिस के सामने पेश हुई और पुलिस ने उससे घंटों तक पूछताछ की। कहा यह भी जा रहा है कि पेशी से पहले हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत और विपशियाना को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। विपशियाना को देखते ही हनीप्रीत रोने लगी। हालांकि इस पूरे मामले में अब भी कई पेंच बाकी हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। हनीप्रीत पर देशद्रोह के अलावा पंचकुला में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। माना जा रहा है कि हनीप्रीत के पास मिले फोन और डायरियों से इस पूरे मामले के कई और राज खुल सकते हैं। पिछले 6 दिन की बात करें तो हरियाणा पुलिस हनीप्रीत से कुछ भी उगलाने में बिल्कुल नाकामयाब रही थी और अगले 3 दिन की बात करें तो क्या कुछ उसमें अहम जानकारी निकल कर आई है, जिसके चलते आज जब हनीप्रीत को अदालत में पेश किया गया तो उसका पुलिस रिमांड नहीं मांगा गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो क्या उन 3 दिनों में पुलिस जो है अपनी पूरी जाँच पूरी कर चुकी है या फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है? वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। अमेरिका और चीन के भरोसे रहने वाला पाकिस्तान क्या अब दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है? ऐसा लगता है कि दुनिया भर से आर्थिक मदद लेकर अपने आप को तरक्की के रास्ते पर डालने के बजाय पाकिस्तान ने उस तमाम आर्थिक मदद को आतंकवाद को पनपाने और फैलाने में खर्च किया है। और यही वजह है कि अब ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान के सिर पर 58 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा का कर्ज है और ये अपने आप में एक इतनी बड़ी रकम है जिसे अगर पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाता तो फिर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर उन देशों का कब्जा हो जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान को ये बात यानी कि ये पूरी रकम लोन यानी कि कर्ज पर दी है। दिवालिया होने वाला है टेररिस्तान। 12 से 16 हफ्ते में कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान। 58 अरब डॉलर के कर्ज में दबा है पाकिस्तान। दहशतगर्दी का खेल खेलने वाला पाकिस्तान अब बदहाली की कगार पर है। खबरों की माने तो पाकिस्तान जल्द ही पाई को मोहताज होने वाला है। कल तक डींगे हाँकने वाले जनरल बाजवा के भी सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जनरल बाजवा अब पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए आर्थिक मामलों की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। बाजवा ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमारे बाहरी मोर्चे पर लगातार बदलाव जारी है।
पूर्व में आक्रामक भारत और पश्चिम में एक स्थिर अफगानिस्तान के साथ क्षेत्र ऐतिहासिक बोझ और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा के कारण बंधक बना हुआ है। पाकिस्तान के कर्जे आसमान छू रहे हैं। सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर कोई देश नहीं चलता। रूस के पास सैन्य ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन कमजोर आर्थिक हालत की वजह से वो टूट गया। पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है आज 14.3 बिलियन डॉलर्स का ही रह गया है, जो कि 3 महीने से कम के इंपोर्ट की कीमत के बराबर का है। इसके मुकाबले में आप देखें भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 400 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, यानी कि 13 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान के। अगर हम ये स्थिति पाकिस्तान की क्यों आई? ये इसलिए आई कि लास्ट कुछ सालों से उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रहे हैं। मैं नवीद कमर साहब का मशहूर। दरअसल पाकिस्तान के सिर पर 58 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा है जो उसने अमेरिका और चीन जैसे देशों से लिया है, लेकिन अब इसकी मियाद खत्म हो चुकी है। यदि पाकिस्तान ने नियम शर्तों के मुताबिक इसे समय पर चुकता नहीं किया तो कर्जदाता पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। कुछ विशेष प्रकार के कारोबार या हो सकता है कि टैक्स भी अपने नाम कर ले। पाकिस्तान के पास महज 3 महीने के इंपोर्ट के डॉलर ही बचे हैं। 12 से 16 हफ्ते में पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने के पूरे चांस है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट क्या करता है? पाकिस्तान आतंक एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आतंक एक्सपोर्ट करता है तो डॉलर थोड़ा ना मिलते हैं उसकी जगह तो वही मिलेगा जो वो एक्सपोर्ट करता है। और उसकी जो अपनी अर्थव्यवस्था है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है इस समय। पाकिस्तान आर्मी चीफ किस कदर पाकिस्तान के दिवालियापन होने से घबराए हुए हैं, इसका अंदाजा उनके एक और बयान से लगाया जा सकता है। बाजवा ने कराची में आयोजित सेमिनार इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी में बोलते हुए कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों ने वित्तीय केंद्र कराची को अपना टारगेट बनाया और उसे अस्थिर करने की कोशिश की है। हालांकि अधिकारियों ने कराची में शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हम चाहते हैं कि शहर अपने पुराने आर्थिक विकास में लौट आए। दरअसल पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेपर्दा हो चुका है। उसके यहाँ चल रहे आतंकी संगठन अब उसे डसने लगे हैं। अब तक पाकिस्तान झूठ और फरेब की चादर ओढ़े अमेरिका और IMF को गुमराह करता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और उसे दिए जा रहे आर्थिक मदद को पहले से कई गुना कम किया जा चुका है और अब पाकिस्तान के दिवालियापन होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।